गैमीटोफाइट। फाइट का मतलब हमेशा पौधे से लिंक करिए। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है तो एन से शो करेंगे, ठीक है। तो इट इज द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम स्मॉल एन से देखो, अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड माना जाएगा, और जब इसके आधे शो किए जाएं तो ये हैप्लॉइड माना जाएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये होता है, इसलिए एन और 2n कह देते हैं। फेज इन द लाइफ साइकिल of a plant which reproduce sexually by the formation of gamete। यानी इट इज द गैमीट बियरिंग प्लांट। गैमीट बियरिंग प्लांट। दूसरा शब्द आता है आपके सामने, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये स्पोर्स होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। तो इट इज द, उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनेगी। हैप्लॉइड की जगह लिख देंगे डिप्लॉयड, यानी 2n फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट विच रिप्रोड्यूस, वो सेक्सुअली था तो ये कैसा हो जाएगा, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इसमें सेक्स यूज नहीं होगा। तो इट इज द स्पोर बियरिंग, स्पोर बियरिंग प्लांट। अगर गैमीट बियरिंग होता तो गैमीटोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट होता है। तो पहला हेडिंग फाइकोबायोन्ट, रेफर टू एल्गल पार्टनर इन लाइकन। रेफर टू एल्गल पार्टनर इन लाइकन। लाइकन समझते हो ना, बिल्कुल समझते हो, एल्गल पार्ट। अगर माइकोबायोन्ट कहूं, तो रेफर टू फंगल पार्टनर इन लाइकन। एक और शब्द आएगा आपके पास जिसका नाम होगा माइकोराइजा, MYCORHIZAE।
अभी मैंने माइको का मतलब क्या बताया था, फंगस होता है। जब फंगस कुछ प्लांट्स की रूट में मिल जाते हैं, उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, ये BW मतलब बिटवीन, सर्टेन फंगस, एग्जांपल है बोलेटस, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, एग्जांपल है पाइनस, सम प्लांट। यानी प्लांट्स के साथ फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है। बच्चों, जैसे आप लोगों के अंदर स्पर्म हुआ करते हैं, पौधों के अंदर दूसरी चीजें हुआ करती हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स, जूस्पोर अगला शब्द। आपने स्पर्म देखा है, इस तरह का होता है, लेकिन जो जूस्पोर होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे। इन पे ये बाल जो है ना, ये फ्लैजिला है, तो जिसकी मदद से ये मूव कर सकते होंगे। बात समझ में आ गई? तो दे आर द फ्लैजिलेटेड मोटाइल। मोटाइल मतलब जो चल सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है तो ये मूव करेगा। स्पोर प्रोड्यूस्ड फॉर एसेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पानी में तैरेंगे या जमीन पे तैरेंगे? बाय एक्वेटिक, तैरना तो पानी में ही होता है ना। एक्वेटिक मतलब पानी वाले ऑर्गेनिजम्स, लाइक किन में पाए जाएंगे फिर, एल्गी में, और या फिर एक्वेटिक फंगस में, पानी में रहने वाले फंजी में। ये इसके एग्जाम्पल। तो बच्चों, अब आगे की कहानी में शुरू करता हूं। अच्छा, एक और स्पोर आ जाते हैं, उनका नाम और लिख दूं, उसे ही क्यों छोड़ दूं। एप्लेनोस्पोर। इनमें फ्लैजला नहीं होते, तो ये नहीं तैरेंगे, यानी दे आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस वगैरह में ही होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं आपको इस चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहा हूं। बच्चों, जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओ माय गॉड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किस तरह से अर्लीस्ट अटेम्प्ट आए क्लासिफिकेशन की, आज मैं बता रहा हूं वो सारे। अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन।
सबसे शुरू में पहली बार किसने कोशिश की? एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल ना हर चीज के बारे में बताने लगते थे। अब कितनी नॉलेज थी इन्हें होगी अपनी, हर चीज की जानकारी देते थे। इन्होंने कहा कि देखो भाइयों, ये जो प्लांट्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। बस क्या कहा? पहले होते हैं हर्ब्स, दूसरे होते हैं श्रब्स, और तीसरे होते हैं ट्रीज। इन्होंने पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, किसी का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ एक ही बात कह दी कि 3 तरह के पौधे होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। तो भाई एनिमल के बारे में बता दो, इसमें कौन सी शर्म आ रही है? देर नहीं लगाई भाई इन्होंने बताने में। एनिमल्स की भी कहानी सुन लीजिए। बोले हाँ हाँ बता देते हैं भाई एनिमल के बारे में। दुनिया में 2 तरह के एनिमल पाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा भाई बच्चों, मैं नहीं कह रहा। 2 तरह के एनिमल पाए जाते हैं। एक तो जिनमें लाल खून होता है, विद रेड ब्लड, और एक जिनमें नहीं होता है, वो कमाल हो गया जी, विदाउट रेड ब्लड। ये महान साइंटिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने ये कहा। जो रेड ब्लड वाले उनको एनेमा कहते हैं, ENAIMA। और जो विदाउट रेड ब्लड है उनको एनाइमा, ANAIMA। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बात को ओके कहेंगे कि सिर्फ 2 ही तरह के हैं, लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले? नो सर। नहीं रख सकते भाई। लेकिन सबने इनकी बात को माना। ये तो जो कह देते वो पत्थर की लकीर थी भैया उस समय। एक बार तो इन अरिस्टोटल जी ने कह दिया, एक बार बड़ी सभा बैठी हुई थी सामने, तो इनसे पूछ लिया गया कि हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों गिर जाता है? अगर हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाता है? अरिस्टोटल जी महान वैज्ञानिक उस समय के, बायोलॉजी के पिताजी, जूलॉजी के पिताजी, तुरंत जवाब दिया, ये पृथ्वी सबका घर है, हर किसी को लौट के वापस आना पड़ता है, इसीलिए पत्थर ऊपर फेंकोगे तो नीचे वापस आ जाएगा। क्या आज की तारीख में तुम इस बात को मान पाओगे या ग्रेविटेशन फोर्स कहोगे? ग्रेविटेशन फोर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर वो बात सही होती तो केपलर्स के रूल्स को अगर हम फॉलो करें, केपलर क्या कहता है, एक इस स्पीड से फेंक दिया जाए कि एक पर्टिकुलर जगह को पार कर जाते हैं, जब वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो दुनिया में कभी चीज वापस नहीं आती। उसी स्पीड से तो रॉकेट साइंस बनी है, यस और नो? नो केपलर्स सर। रूल्स हैं। आप फिजिक्स में केपलर्स का पढ़ोगे ना, एस्केप वेलोसिटी वाला जो नियम है, ये एस्केप वेलोसिटी का जिक्र किसने किया? आप में से किसने नाम लिया? हर्ष। हर्ष, आपने बिल्कुल सही बताया, नहीं तो आज मैं फर्श पे बैठा देता अगर नहीं बताया होता तो। शाबाश बेटे, दिल खुश कर देता। तो बच्चों, एस्केप वेलोसिटी को फॉलो करते हुए कोई चीज फेंकी जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आती, ऐसा माना जाता है। देखो मिथ है या सच है या झूठ है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता। कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था तो भीम में इतनी ताकत थी कि जब उसने कुछ हाथियों को फेंका वो कभी लौट के नहीं आए। मुझे नहीं मालूम कि भीम में वो ताकत थी ना या नहीं थी, या एलिफेंट फेंके गए या नहीं फेंके गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसने उस स्पीड से फेंक दिए कि केपलर्स के रूल्स फॉलो कर दिए उन्होंने। खैर, तो एरिस्टोटल को तो आप बिल्कुल नहीं मान रहे होगे। मैं अगली बात पे आ जाऊं क्या? नंबर दूसरा, क्लासिफिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। दूसरे नंबर पे लीनियस आए। लीनियस, लीनियस की कहानी मैं कई बार सुना चुका हूं, जिसने अपने नाम की कुर्बानी दी थी बायोलॉजी के लिए। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन लाए थे लीनियस जी।
आप ढंग से जानते हैं। इन्होंने कहा नो नो, हमारी बात मानो। क्या माने? ओनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लीनियस जैसा महान वैज्ञानिक, हम लोग उन सबको महान कहते हैं। हमारे देश में तो बहुत, हमारे देश में जब गीता लिखी गई थी तो उसमें पूरा क्लासिफिकेशन है किस टाइप के एनिमल्स हैं, कैसे कैसे बनते हैं। लेकिन मैं क्यों बताऊं, मैं तो आपको लीनियस पढ़ाऊंगा, आपकी बुक कह रही है। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो चीजों में बांटा, लिविंग वर्ल्ड। प्रज्ञा तोमर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Yes, sir. दो चीजों में बांटा इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को। आप ही बताएंगे क्या ये बात ओके है या ओके नहीं है। एक उन्होंने कहा प्लांट्स होते हैं, दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? No, sir. बिल्कुल नहीं रखते। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए उनको हम मेटाफाइटा कहते हैं। और एनिमल भी मल्टी सेलुलर होते हैं, तो इसलिए हमने इनको मेटाजोआ कहते हैं। So Linnaeus divided the living world into two kingdoms, that is Metaphyta and Metazoa. अब मेटाजोआ शब्द मैं आपको पहले ही ला चुका हूं जब मैं टर्म्स पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ बीच में उठ के चले गए थे कि कोई बात नहीं है, हम बाद में वीडियो देख लेंगे। तो भैया मेटाजोआ का मतलब तभी याद होता जब आपने वो पहले पढ़ा होता, लेकिन कोई बुराई नहीं है, मैं बता देता हूं। मेटाजोआ, मेटा मतलब मल्टी सेल्यूलर हो गए, और जोआ मतलब एनिमल्स के लिए। तो ये वाली बात तो हम नहीं मान पा रहे भाई, हमने कह दिया भाई इसको डिनाई करो, ये वाली बात सही नहीं है। अगर ये सही होती तो फिर फंगस क्या है, बात तो सही कही, फंगस क्या है। तो इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ बुराइयां थी, बुराइयों को डिमेरिट्स कहते हैं। आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हो ना, डीमेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो खुशी थोड़ी ही मिलेगी। ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपको ऑन टिप्स रखना है याद कि वो डीमेरिट्स क्या क्या थी। पहली बात, जो बिल्कुल अलग तरह के एनिमल्स थे एक साथ रख दिए, ऐसे ग्रुप जो बिल्कुल अलग हैं, वाइडली वेरीड ग्रुप्स वर प्लेस्ड अंडर वन कैटेगरी। अंडर वन कैटेगरी। अब सांपों को अगर आदमियों के ग्रुप में रखा जाए, आदमी नाराज नहीं होगा? अरे उन्हें रेप्टाइल कहो, उसको मैमल कहो, एनिमल किंगडम भले ही कहो। प्लांट्स में ही ले लीजिए, मशरूम को प्लांट में रख दोगे, एक दूसरे से तो बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था इनके पास, बेस्ड ऑन ए सिंगल क्राइटेरिया, जो छोटे बच्चे के पास होता है। बताओ वो कौन सा क्राइटेरिया होता है? अगर छोटे बच्चे के सामने एक नीम का पेड़ रख दोगे और एक शेर खड़ा कर दोगे तो वो बता देगा ये जानवर है और ये पौधा है, नहीं बता देगा क्या भाई? बता देगा सर। क्योंकि उसके दिमाग में वो क्राइटेरिया होता है। छोटे बच्चे को एक बात नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम? बैक्टीरिया क्या है, देखा ही नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, पौधा है या एनिमल है? फंजाई क्या है, जो मशरूम की सब्जी मम्मी बनाती है, वो तो सब्जी समझ के खाए ना। आज क्या बनाए साहब? आज आलू मशरूम की सब्जी बनी है।
अरे सब्जी वेजिटेबल को कहते हैं, फंगस वेजिटेबल कैसे हो जाएगा, प्लांट कैसे हो जाएगा। वो ये भी नहीं जानता मॉसिस क्या है। फर्न की तो खैर कुछ पूछो ही मत। एंजियोस्पर्म, जितने भी पौधों पे फूल आते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। पता नहीं इसमें स्पर्म नाम क्यों दे दिया है। अब लिखने वाले जाने भाई, मैं कुछ कहूंगा तो अभी अपवाद खड़ा हो जाएगा और दुनिया के सारे वैज्ञानिक मुझसे लड़ने लगेंगे, धंधा और चौपट कराएंगे। जिम्नोस्पर्म, इन सब को एक ही ग्रुप में रख दिया। ऑल आर पुट अंडर सेम ग्रुप, अंडर सेम ग्रुप। क्यों रख दिया? एक ही बात मालूम थी, एज दे हैव सेल वॉल, कि भैया इनमें सेल वॉल है, और सेल वॉल सिर्फ पौधों में होती है। ये वाली आप बात नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो, शुरू की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सेल वॉल होने की वजह से बैक्टीरिया को पौधा कह दिया गया। इस बात को तो तुम भी नहीं मानोगे स्वर्ण, मान लोगे तो हाँ कह दो। नो सर। नहीं मानोगे, ठीक है, समर्थन के लिए शुक्रिया। अगली बात, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनका वेल डेवलप होता है न्यूक्लियस। मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन पुट टुगेदर, कमाल कर दिया लीनियस जी आपने। एक और बात, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और ये भी एल्गी माना जाता है, यूनिसेल्युलर है। दूसरा, स्पायरोगायरा, जो ट्यूबवेल में काई होती है, जो ट्यूबवेल में काई होती है, दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, लेकिन वो मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसे रख देंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, ग्रीन कलर से लिखूंगा, ग्रीन कलर आ जा। ओ, हाँ जी। तो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, मैं क्लेमाइडोमोनास के ब्रैकेट में यूनिसेल्यूलर लिख दे रहा हूं। स्पायरोगायरा, ये मल्टी सेल्यूलर है, वर पुट टुगेदर। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, वो इनको अलग करेंगे। और तो और पौधों में एक और ग्रुप बना दिया भाई इन लोगों ने, हिटरोट्रॉफिक फंगस, क्योंकि फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फंजाई वर पुट टुगेदर विद ऑटोट्रॉफिक एल्गी, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं।
इनको संग रख दिया। ये वाली बात हजम नहीं हुई, कितनी भी हाजमौला खा लो, ये वाली बातें हजम नहीं हुई। फिर क्या करें? कुछ मत करो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ले आओ। नंबर 3, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अभी तक टू किंगडम था, अब थ्री किंगडम है। टू किंगडम किसने दिया? लीनियस ने। थ्री किंगडम किसने दिया? हैकिल, HAECKEL। कब दिया? 1866। इन्होंने थर्ड किंगडम बताया, सजेस्टेड थर्ड किंगडम। पीएमटी में याद रखना सीरीज, थर्ड किंगडम कौन सा आया था? कोई बता सकता है? दैट इज प्रोटिस्टा। अब तीन किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। लेकिन जैसे तुम लोग क्लास में अपने एक दूसरे के साथियों की टांगे खींचते हो ना, ये साइंटिस्ट बिल्कुल कम नहीं है, बच्चों से भी ज्यादा बदतर हैं। चौथा, एक और साइंटिस्ट आ गया जिनका नाम था कोपलैंड, लगभग 100 साल बाद। 100 साल तक तो लोग तीन किंगडम मानते रहे, उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया कोपलैंड जी ने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। चौथा किंगडम कौन आया? मोनेरा। ठीक है, तो मैं यहां पे पूरी लाइन लिखूं तो क्या लिखूंगा? कोपलैंड सजेस्टेड, ब्रैकेट में लिख दीजिए पहले इसकी डेट, 1956, suggested fourth kingdom, that is what? Monera। समझे? ये वाली बात भी चलती रही भाई, 10 साल भी नहीं चल पाई, 10-12 साल चल पाई। 1969 में एक और प्रकट हो गए, RH विटकर। बोले नो, जब सबकी बात काटी जा रही है तो हम भी काटेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। काट दो भाई, तुम्हारी बात भी सुन लेंगे। क्या कहा इन्होंने? पांचवा किंगडम ले आए भाई ये। अभी चार किंगडम है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया। अब आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे सबसे बेस्ट माना गया है। किसने दिया? RH विटेकर, WHITTA, कब दिया? 1969 में। इन्होंने क्या कहा कि जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने 5 चीजों में बांट दिया। पहला पहला तो इनके पास ऑलरेडी था, मोनेरा। दूसरा ऑलरेडी था, प्रोटिस्टा।
चौथा जो सबसे शुरू में लीनियस दे चुका था, प्लांटेई। और पांचवा वो भी वही दे चुका था, एनिमेलिया। जो इन्होंने नवा इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है, कोई बता सकता है? फंजाई। ये 5 किंगडम्स हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन काउंट होता है। सर समझ में आ रहा है आप सबको? बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर ये तो मॉडल ऑफ एटम की तरह है सर। किसने कहा? सर स्वर्ण। हाँ स्वर्ण, जैसे जैसे बदलते गए ना, टॉमसन आ गया, रदरफोर्ड आ गया, चैडविक आ गया। आप यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। ऐसे ही है। अरे बेटे, जो आप बायोलॉजिस्ट बैठे हैं वो क्या कम होते हैं क्या? तो बच्चों, इसने इसके बारे में बताया भी कुछ, कि इसमें सारे मोनेरा में जो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, और वो भी यूनिसेल्यूलर रखे जाएंगे। और प्रोटिस्टा में जो सारे यूकैरियोटिक हैं, लेकिन यूनिसेल्यूलर रखे जाएंगे। ऐसे ही फंजाई में भी यूकैरियोटिक, लेकिन हेटेरोट्रॉफ, जो अपना खाना नहीं बना सकते, रखे जाएंगे। प्लेंटेई में सारे पौधे रखे जाएंगे, और एनिमिलिया में ऑल एनिमल्स रखे जाएंगे। इसके बाद भी 4-5 साइंटिस्ट अपनी कोशिश करते रहे कि ना जी ना, अभी एक और लाएंगे, इन्हीं सबको थोड़ी सारा इनाम दिलवाएंगे। एक ने और कोशिश की, बाद में सारे फ्लॉप होते रहे कि ये सबसे फाइनल है। ऐसे कब तक बदलने लगे? क्योंकि आपकी नई जनरेशन आ चुकी थी। अब लोग ज्यादा चमत्कारी हो गए थे, बोले कि भाई कितने किंगडम लाओगे भाई, हैं? हर बार बदल देते हो। 6 किंगडम आ गया भाई। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम जैसे बायो के टीचरों को और प्रॉब्लम कर देते हैं लोग, एक किंगडम हर बार बढ़ा के। इन्होंने क्या किया, पहले तो मैं बता दूं, गिवन बाय कार्ल वूज। इन्होंने जो मोनेरा था, मोनेरा में एक्चुअली बैक्टीरिया आते हैं, मोनेरा किंगडम को दो में बांट दिया कि देखो, एक तो पुराने बैक्टीरिया, एक नए बैक्टीरिया। और जी हाँ, बहुत बढ़िया बात कही थी तुमने तो। आर की बैक्टीरिया जो एंशियंट होते हैं, और दूसरे यू बैक्टीरिया, ये होते हैं। जैसे अभी आप लोग क्लासिफिकेशन करने लगे और कहते हैं दो तरह के इंसान, एक मॉडर्न इंसान जो फटी बनियान पहन के रोड पे घूमते हैं कहानी सुनाते हुए, और दूसरे इंसान वो मॉडर्न वाले इंसान जो फटी पैंट है पहन के घूमते हैं ना, मोटरसाइकिल पे हाई लेवल के जूते पहन के। अगर मॉल में जाओ यस तो सर। इतनी सारी फटी पैंट टंगी रहती है, कई बार तो ये पूछने का मन करता है, भाई साहब ये पहुंचा कितने का है? बुरा मान जाएगा मॉल वाला। चुपचाप शांत रख के बाहर निकलना ज्यादा सही रहता है। आप लोग भी पहनते होगे, मैं उन पैंटों की बुराइयां नहीं कर रहा हूं, धंधा भी चलाना है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। लीजिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन पर बढ़ते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन। हमने बहुत किया।